चलें जी, टाइम हमारे पास थोड़ा है, सो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ दोबारा से। हम पहले फाइलम की बात कर रहे थे। पहला फाइलम है जी हमारे पास फाइलम क्लोरोफाइटा। जनरली हमने इसको डिस्कस कर लिया, ग्रीन है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर इनमें जो फ्लैजेला हैं वो होते हैं एक्रोनिमेटिक। हमने एलजी के इंट्रोडक्शन में पढ़ा, दो टाइप्स होती हैं फ्लैजेला की, एक्रोनिमेटिक और पेंटोनिमेटिक। तो क्लोरोफाइटा में जो फ्लैजेला है वो एक्रोनिमेटिक है। प्रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है। इनकी स्पीशीज होमोथैलिक भी हो सकती हैं और हेट्रोथैलिक भी। होमोथैलिक होने का मतलब ये है कि दोनों जो गैमीट्स हैं वो एक ही बॉडी पे होंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। और हेट्रोथैलिक का मतलब ये है कि मेल और फीमेल जो प्लांट बॉडीज हैं वो डिफरेंट होंगे। इनकी पहली एग्जांपल हमारे पास है क्लेमाइडोमोनास। मैंने आज मेरे पास टाइम कम था, सो मैं पिक्चर्स ऐड नहीं कर सका। ये आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा नेट के ऊपर, चाहे साथ साथ ही कर लें। तो कल से इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं साथ जो है ना पिक्चर्स भी ऐड कर दिया करूँगा। अच्छा, अब हमारे पास पहला जो रिप्रेजेंटेटिव है क्लोरोफाइटा का वो है क्लेमाइडोमोनास। ये यूनिसेलुलर होता है और ऑलमोस्ट जो है वो सर्कुलर फॉर्म का होता है। इसके अंदर एक जो स्पेशल चीज मौजूद होती है वो होता है आई स्पॉट। आई स्पॉट साइटोप्लाज्म के अंदर एक एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं। तो ये मुझे एक वाहिद ऑर्गेनिज्म मिला था जिसमें आई स्पॉट था, तो मैंने उसको इंक्लूड कर दिया। इसका जो फ्लैजेला है वो दो बेसल ग्रेन्यूल्स से निकलता है, दो बेसल ग्रेन्यूल्स से। और उस जगह को हमने एक बड़ा स्पेशल नाम दिया हुआ है ब्लेफरोप्लास्ट का। सो क्लेमाइडोमोनास का जो फ्लैजेला है वो एक जगह से निकलता है जिसको ब्लेफरोप्लास्ट कहते हैं। इसकी रिप्रोडक्शन पे हम चलेंगे। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी, वो तीन तरीकों से होती है जी। पहला तरीका जूओस्पोर्स, दूसरा प्लानोस्पोर्स। अगेन आपको इनका फर्क पता है, जूओस्पोर्स मोटाइल होते हैं और प्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। क्लेमाइडोमोनास के जूओस्पोर और प्लानोस्पोर में एक और फर्क ये है कि जो जूओस्पोर है वो हमेशा फेवरेबल कंडीशन में बनता है क्लेमाइडोस क्लेमाइडोमोनास के अंदर, और जो प्लानोस्पोर है वो हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। जूओस्पोर को हम स्वार्मोस्पोर भी कहते हैं क्लेमाइडोमोनास के केस में। अच्छा, एक और इसके अंदर तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और वो है पाल्मेला स्टेज। ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है पाल्मेला स्टेज, और जो स्पोर इसके थ्रू बनते हैं वो भी नॉन मोटाइल होते हैं। अब होता ये है कि क्लेमाइडोमोनास जो है ये नॉर्मली इकट्ठे रहते हैं। बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास के जो सेल्स हैं वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। आप ऐसे ही समझ लें कि उन्होंने प्लानोस्पोर्स बना लिए, फर्ज कर लें उन्होंने प्लानोस्पोर्स बना लिए, लेकिन 10 15 20 या 30 प्लानोस्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स एक ही जगह इकट्ठे मौजूद होंगे, और वो अपने इर्द गिर्द एक लूज सी शीट बना लेंगे पॉलीसेक्राइड्स की। यानी काफी सारे नॉन मोटाइल स्पोर इकट्ठे एक जगह पर और उनके गिर्द एक शीट बन गई। अब क्योंकि कंडीशन अनफेवरेबल है और ये जर्मिनेट नहीं कर सकते, तो उसी शीट के अंदर 10 15 या 20 जो नॉन मोटाइल स्पोर है वो पड़े रहेंगे जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे, ये नॉन मोटाइल स्पोर उस शीट से बाहर निकलेंगे और प्रोपागेट करेंगे और ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वो स्टेज, जिस स्टेज के ऊपर ये नॉन मोटाइल स्पोर्स उस शीट में पड़े थे, उसको कहते हैं जी पाल्मेला स्टेज। उसके बाद अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चलें, तो इनके अंदर जी दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एक को कहते हैं जी जिम्नोगैमीट्स और दूसरों को कहते हैं कैलियोटोगैमीट्स। अच्छा, जिम्नोगैमीट्स ऐसे गैमीट्स होते हैं जो नेकेड होते हैं, यानी इनके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होती। एक बात मैंने संडे को की थी कि अलजी का प्लांट से फर्क ये है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होते हैं, इनके इर्द गिर्द किसी किस्म के जैकेट सेल्स नहीं होते। इनके एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के इर्द गिर्द कोई भी प्रोटेक्टिव सेल नहीं होता। अब उस बात को हम यहाँ कंफ्यूज नहीं कर सकते। ये जो बात मैं कर रहा हूँ जिम्नो के मीट की और कैलियोटो के मीट की, अब जिम्नो के मीट ऐसे के मीट हैं जो बिल्कुल ही नेकेड है, उनके अंदर सेल वॉल भी नहीं है। और कैलियोटो के मीट ऐसे के मीट होते हैं जो एटलीस्ट सेल वॉल में इंक्लोज्ड होते हैं। सो ये क्लेमाइडोमोनास के हवाले से आप याद रख सकते हैं कि इनमें दो तरह के गेमीट्स होते हैं। कुछ स्पीशीज में जिम्नो गेमीट्स नेकेड बिल्कुल ही, और कुछ में कैलियोटो गेमीट्स यानी वो सेल वॉल में इंक्लोज्ड होते हैं। अच्छा, इनका नॉर्मली कलर होता है ग्रीन, क्लेमाइडोमोनास का ये ग्रीन कलर शो करते हैं।
लेकिन इनके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं जी हिमेटोक्रोम। ये एक स्पेशल पिगमेंट है, ये मैंने उसको हाईलाइट कर दिया हिमेटोक्रोम को। इसका कलर होता है रेड। अब जब जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जब जाइगोट बन जाता है तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर हिमेटोक्रोम की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। सो जाइगोट बनने के बाद कुछ अर्सा तक क्लेमाइडोमोनास जो है वो रेड कलर में रहता है और उसके बाद जाके ये दोबारा ग्रीन कलर हो जाता है। लास्ट लाइन जो मैंने यहाँ लिखी है वो है जी डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स अपीयर्ड इन क्लेमाइडोमोनास। यानी क्लेमाइडोमोनास वो पहले ऑर्गेनिजम्स कंसीडर किए जाते हैं जिनके अंदर डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स हुआ, यानी मेल्स और फीमेल्स की जो डिस्टिंक्शन हुई थी वो क्लेमाइडोमोनास के अंदर थी। एवोल्यूशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकते हैं। दूसरी टाइप है जी हमारे पास वॉलवॉक्स। अभी हम क्लोरोफाइटा को ही डिस्कस कर रहे हैं। वॉलवॉक्स आपको पता है कॉलोनियल होता है, इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं और इसके अंदर 500 से 5000 तक सेल्स हो सकते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल करेक्टर ये है कि इसका न्यूक्लियस फ्लैजेला के साथ कनेक्टेड होता है। इमेजिन करें न्यूक्लियस सेंटर में है, फ्लैजेला वो सेल वॉल के बाहर होता है, लेकिन दोनों कनेक्टेड होते हैं और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूरोमोटर। वॉल्वॉक्स की प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है जी, और सिर्फ जाइगोट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो पूरे के पूरे वॉल्वॉक्स के लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें स्पेशल सेल्स के थ्रू होती है जो कॉलोनी के पोस्टीरियर पे मौजूद होते हैं। पोस्टीरियर कहते हैं बाहर वाली साइड पे। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी होती है तो कॉलोनी की जो बाहर वाली साइड है उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं गोनीडिया। अब ये वो सेल्स हैं जो वॉल्वॉक्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नॉर्मली 5 से 20 तक गोनीडिया हो सकते हैं, 5 से 20 तक गोनीडिया हो सकते हैं एक कॉलोनी के अंदर, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगली कॉलोनीज बनाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनाबे आली होती है इनमें, और इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स को गैमेटेंजिया कहते हैं। मेल गैमेट्स को एंथीरोजोइड्स कहते हैं और फीमेल गैमेट्स को ओस्पोर कहते हैं। जिस जिस स्पीशी में आपको ये लगे कि मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड बड़ा सादा है। सिंपली एंथीरोजोइड या एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बन जाता है। तो वो बजाय 1.5-2 पेजेस की डिस्क्रिप्शन लिखने के फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। अच्छा, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव क्लोरोफाइटा का है जी स्पायरोजाइरा। स्पायरोजाइरा होता है फिलामेंटस, फिलामेंट्स की शेप्स में होता है और इसके फिलामेंट्स अनब्रांच्ड होते हैं, यानी 10 15 20 सेल्स एक फिलामेंट की शेप में जुड़े हुए हैं और वो एक फिलामेंट जो है वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर होती है जी स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पायरोजाइरा को कहते हैं इस वजह से स्पायरोजाइरा है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट जो है वो स्पाइरल होती है। इनके कुछ कॉमन नेम भी है, जैसे हम इनको पॉन्ड्स कम कहते हैं और पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। सारा साल ये उगता है थ्रू आउट द ईयर। इसके हवाले से दो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा साल में, यानी जिस जिस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होता है यानी गर्मियों में, देन इट डेवलप्स इट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तब ये अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज की तरफ जाता है और रिप्रोडक्शन करता है। और जब टेम्परेचर लो होता है तब ये अपनी वेजिटेटिव स्टेज डेवलप करता है और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की तरफ जाता है, तब ये रिप्रोडक्शन की तरफ नहीं जाता। सो बेसिकली इट्स मोड ऑफ ग्रोथ इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर ज्यादा तो रिप्रोडक्शन, टेम्परेचर कम तो वेजिटेशन। और बाज़ ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड होगा, तो इसकी अटैचमेंट के लिए खास स्ट्रक्चर होती है जिसको हैप्टेरॉन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी रिप्रोडक्शन का। स्पायरोजाइरा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल वाली नहीं होती, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन इनमें होती है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इनमें नहीं होती। अच्छा, जैसे आपको पता है कि ये फिलामेंट है, तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो नॉर्मली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाएगी कि फिलामेंट टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन के बाद 4 से 5 पीसेस बन जाएंगे और हर पीस जो है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जो है जी वो आइसोगैमस होती है, और इनमें जो फिलामेंट्स होते हैं वो आपस में करते हैं कॉन्जुगेशन। अब ये जो कॉन्जुगेशन है जो बुनियादी तौर पर दो तरह की होती है, एक को कहते हैं स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन और दूसरी को कहते हैं लेटरल कॉन्जुगेशन।
बात को आपने यहाँ समझना है कि ये फिलामेंटस ये कॉन्जुगेशन होती कैसे। कॉन्जुगेशन बुनियादी तौर पर ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो फिलामेंट एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और और अपने गैमीट्स को फ्यूज करवा के जाइगोट बनाएंगे। अब पहली टाइप है हमारे पास स्क्लेरी फॉर्म कॉन्जुगेशन। इसमें दो फिलामेंट्स इस तरह से करीब आते हैं एक दूसरे के कि स्ट्रैंड बन जाती है, यानी एक दूसरे के पैरेलल आके अपने आप को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेते हैं और एक लैडर लाइक अपीयरेंस बन जाती है, जैसे सीढ़ी होती है। तो सीढ़ी के दोनों बाजुओं को आप फिलामेंट्स कंसीडर कर लें और जो सीढ़ी के पांव रखने की जगह होती है आप उनको वो पाथवे कंसीडर कर लें जिनके थ्रू गैमीट्स ने मूव करना है और जाइगोट बनाना है। अब स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन के केस में भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं फर्टिलाइजेशन, या तो डाइशियस फिलामेंट्स के दो तरीके, या तो फिलामेंट्स डाइशियस होंगे या मोनोशियस होंगे। अच्छा, हो क्या सकता है, या तो ये हो सकता है कि एक फिलामेंट का गैमीट बिल्कुल मूव ना करे और दूसरा फिलामेंट अपना रास्ता बनाए, एक फिलामेंट अपना रास्ता बनाए और दूसरे फिलामेंट तक पहुंचे और अपना गैमेट उसमें ट्रांसफर करे और वहां पर फ्यूजन हो जाए और जाइगोट जो है वो बन जाए। अब इस केस में क्या हुआ है कि एक फिलामेंट का गैमेट मूव नहीं किया और दूसरे फिलामेंट का गैमेट मूव किया है। तो इस केस में हम कहते हैं कि ये जो फिलामेंट्स है ना ये डाइशियस है, यानी यहाँ पर सेक्सुअल डिस्टिंक्शन मौजूद है। जिस फिलामेंट का गैमीट मूवमेंट कर रहा था वो मेल फिलामेंट था और जिस फिलामेंट का गैमीट मूव नहीं कर रहा था वो फीमेल गैमीट था। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों फिलामेंट्स के जो गैमीट्स हैं वो मूव करना शुरू करें, दोनों तरफ से गैमीट्स आए और उनकी फ्यूजन हो ट्यूब के दरमियान में, यानी जो सीढ़ी के पांव रखने की जगह है वहां पर दोनों गैमीट्स आ जाएं और वहां पर फ्यूज करें और वहां पर जाइगोट बन जाए। अब इस केस में हमें क्लियर नहीं होगा, इस केस में हमें क्लियर नहीं होगा कि कौन सा मोटाइल था कौन सा नॉन मोटाइल था। अब यहाँ तो दोनों ने ही मूवमेंट की है, सो इस केस में सेक्सुअल डिस्टिंक्शन फिर फिलामेंट्स के दरमियान नहीं हो सकती। तो स्क्लेरिफॉर्म के अंदर ये दो बातें आपको याद रखने वाली हैं, ये आप याद रखिएगा। अगली हमारे पास टाइप है जी कॉन्जुगेशन की, लेटरल कॉन्जुगेशन। अब ये तो हमने पढ़ा कि दो फिलामेंट हैं जो एक दूसरे के पैरेलल आके अपना जो गैमीट्स हैं उनको फ्यूज करवा रहे हैं। एक केस ये हो सकता है कि दो गैमीट्स हों या दो फिलामेंट्स हों या एक फिलामेंट ही आप ले लें और उनके एडजेसेंट सेल जो है अपने गैमीट्स को फ्यूज करवा लें। यानी एक फिलामेंट है उसमें 8 10 15 सेल हैं और दो एडजेसेंट सेल जो है एक ऊपर वाला एक नीचे वाला सेल, वो कोई भी हो सकते हैं, एक सेल ऊपर वाला और एक सेल नीचे वाला, तो उनके दरमियान गैमीट्स का ट्रांसफर हो जाए या उनके दरमियान गैमीट्स की फ्यूजन हो जाए और जाइगोट बन जाए। तो इस किस्म की कॉन्जुगेशन को लेटरल कॉन्जुगेशन कहते हैं। लेटरल मतलब एक अगला और एक पिछला, उन दोनों के दरमियान जो है वो फ्यूजन होगी गैमीट्स की और जाइगोट बन गया। अब इस केस में जो ऊपर वाला सेल होगा हमेशा हम कहेंगे कि जी ये मेल गैमीट है और जो नीचे वाला सेल होगा हमेशा हम कहेंगे ये फीमेल गैमीट है उस फिलामेंट के अंदर। और जो मेल गैमीट वाला सेल होगा वो अपना गैमीट नीचे वाले सेल की तरफ ट्रांसफर कर देगा जहां पर जाइगोट बन जाएगा। दूसरी डिवीजन है जी हमारे पास कैरोफाइटा। चंद लफ्ज मैंने इसके बारे में लिखे हैं। मल्टी सेलुलर होती है, क्लोरोफिल ए और बी इनमें प्रेजेंट होता है और इसके अलावा जेंथोफिल भी इनमें मौजूद होता है। स्टार्च इसका फूड रिजर्व फूड मटेरियल है। अच्छा जी, कैरोफाइटा की जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव स्पीशी है इसको कारा कहते हैं, ये मल्टी सेलुलर होती है और इसका कॉमन नेम स्टोनवर्ट भी है। मेच्योर प्लांट, अब इसको हम स्टोनवर्ट इसलिए कहते हैं कि इसका जो मेच्योर प्लांट है इसका कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी ज़्यादा होता है और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट बड़ा हार्ड मटेरियल है, तो उसकी वजह से फिर हम इसको स्टोन वर्ड कहते हैं, यानी कि स्टोन की तरह होता है। अगर हम इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें ये मल्टी सेलुलर होता है और इसमें दो तरह की ब्रांचेज होती हैं। कुछ ब्रांचेस होती हैं ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और कुछ होती हैं ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी कुछ लिमिटेड हद तक ग्रो करती हैं और कुछ अनलिमिटेड ग्रो करती हैं। इसकी पूरी बॉडी नोड्स और इंटरनोड से बनी होती है और इसके जो लीव्स हैं वो कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। ये स्पाइन लाइक अपेंडेजेस होते हैं, तो इनको हमने नाम दिया हुआ स्पाइंस की। ये सारे पॉइंट वो हैं जो मुझे एमसीक्यूज या क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट लगते हैं और उनको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जी इनमें अमाइलम स्टार के थ्रू होती है, बल्बिल्स के थ्रू होती है और प्रोटोनीमा के थ्रू होती है। अमाइलम स्टार जो है ये स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं और नोड्स की लोअर साइड पे होती है।
यानी मैंने कहा बॉडी बनी हुई है नोड्स और इंटरनोड्स की, तो नोड्स की लोअर साइड पे ये स्टार शेप स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। बल्बिल जो है ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और राइजोइड्स पे प्रेजेंट होती हैं। राइजोइड आपको पता होना चाहिए कि ये रूट का अल्टरनेटिव है उन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर ट्रू रूट्स नहीं होती। और तीसरा मेथड प्रोटोनीमा का है, ये आउटग्रोथ्स होती हैं और ये नोड्स पे बनती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इनमें भी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया मौजूद होता है, लेकिन इनकी खास बात यह है कि इनके सेक्स ऑर्गन्स फ्रूटिफिकेशन में इंक्लोज होते हैं। फ्रूटिफिकेशन कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज को। अब इनके अंदर दो तरह की फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, मेल फ्रूटिंग बॉडी और फीमेल फ्रूटिंग बॉडी। मेल फ्रूटिंग बॉडी को जी हम ग्लोब्यूल कहते हैं, फीमेल फ्रूटिंग बॉडी को हम न्यूक्यूल कहते हैं। और ये दोनों ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इनमें से जो न्यूक्यूल है वो ऊपर प्रेजेंट होता है और ग्लोब्यूल जो है वो नीचे प्रेजेंट होता है दोनों नोड के ऊपर ही, एक ही नोड के ऊपर, लेकिन न्यूक्यूल ऊपर होता है और ग्लोब्यूल नीचे होता है। तीसरी हमारे पास जो फाइलम है जी दैट इज ज़ैंथोफाइटा। नाम से जाहिर है इसमें ज़ैंथोफिल होगा। यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, और कुछ जो है वो कॉलोनियल भी होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल ल्यूकोसिन है। हमने पीछे पढ़ा था कि इनमें इनके अंदर ऑयल होता है, तो एक खास किस्म का जो स्पेशल ऑयल है जो इनके अंदर मौजूद होता है वो ल्यूकोसिन है। एक आधा और भी है, वो उसका नाम मेरा ख्याल है नहीं, बल्कि इनके अंदर ल्यूकोसिन है। ठीक हो गया। मैंने आपको कहा मेन पिगमेंट ज़ैंथोफिल है। कलर होता है कि येलो ग्रीन। फ्लैजेला दो होते हैं, हमने शुरू में पढ़ा था या फ्लैजेला दो होंगे या तीन होंगे तो या चार होंगे, तो इनमें दो होते हैं। एक फ्लैजेला होता है एक्रोनिमेटिक और एक पेंटोनिमेटिक। याद कीजिएगा मैंने आपको जब ज़ैंथोफिल की हम क्लासिफिकेशन शुरू में पढ़ रहे थे पहले लेक्चर में, मैंने आपको कहा था कि ज़ैंथोफाइटा में दो अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो अब उनमें से एक एक्रोनिमेटिक होता है और एक पेंटोनिमेटिक होता है। अच्छा, इनमें पायरिनाइड नहीं होते ज़ैंथोफाइटा में, हमने पढ़ा है पीछे। इनकी एग्जांपल हमारे पास है जी वोकेरिया। ये फिलामेंटस थैलस होता है और ये भी सबस्ट्रेट के साथ हेप्टेरोन के साथ ही अटैच होता है। रिप्रोडक्शन की अगर जी हम बात करें तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतनी कॉमन नहीं है, बुक में नहीं लिखी हुई थी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह से होती है, ज़ूओस्पोर्स और प्लेनोस्पोर्स, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। ज़ूओस्पोर्स मोटाइल हैं, प्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल हैं। ज़ूओस्पोर्स में फ्लैजेला होते हैं, प्लेनोस्पोर्स में फ्लैजेला नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनमें बहुत जनरल प्रोसेस है। होमोथेलिक होते हैं ये स्पीशीज, इन दोनों के ऊपर ही आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया मौजूद होता है। आर्चिगोनिया मेल स्ट्रक्चर है, एंथ्रीडिया जो आर्चिगोनिया फीमेल स्ट्रक्चर है और एंथ्रीडिया जो है वो मेल स्ट्रक्चर है। अगला जो हमारे पास फाइलम है दैट इज दी बेसिलेरियोफाइटा। इनको हम डायएटम भी कहते हैं, मैंने आपको बताया। यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, लेकिन ये नॉन मोटाइल होते हैं। इनके पूरे फाइलम में फ्लैजेला नहीं होते। अब अगर फ्लैजेला नहीं होते तो ये रहते तो पानी में है, तो मूव कैसे करते हैं? तो मूव कैसे करते हैं? ये मूव करते हैं जी, चले वो मैंने पॉइंट नीचे लिखा है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। चलें, अच्छा, तो इनके बारे में हमने पीछे पढ़ा था जनाब कि इनमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है इनकी सेल वॉल में, और कुछ पैक्टिक सब्सटेंसेस भी होती हैं। सो अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी मैंने आपको बताया दो वॉल्स की बनी होती है। आप पेट्री डिशेस की मिसाल ले लो, एक पेट्री डिश बाहर एक पेट्री डिश अंदर, तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है। अब जो दो हाफ्स होते हैं उनमें से एक हाफ बड़ा होता है और एक हाफ छोटा होता है। जो बड़ा हाफ होता है उसको हम कहते हैं एपिथीका, और जो छोटा हाफ होता है उसको हम कहते हैं हाइपोथीका। अच्छा, ये दोनों हाफ्स जो हैं ये आपस में जुड़े होते हैं एक बैंड के थ्रू, और उस बैंड को हम कहते हैं सिंगुलम। और इन हाफ्स का जो अंदर वाला सारे का सारा मटेरियल होता है उसको हम नाम देते हैं फ्रस्ट्यूल का। तो ये कुछ टर्म्स थी इसके हवाले से इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, इनके अंदर एक बड़ा स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम डायटमिन कहते हैं। इसका इसका कलर जो है वो ब्राउन होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ ज़ैंथोफाइटा के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इसके अलावा किसी भी ग्रुप के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा जी, इनकी डेथ के बाद एक खास किस्म की स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं डायटमीशियस अर्थ। ये डायटमीशियस अर्थ जो है ये इकोनॉमिकली बड़ी बेनिफिशियल है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होती है।
जब डायटम्स की डेथ हो जाती है तो ये सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, ये ज़्यादातर मरीन इन्वायरमेंट में होते हैं, ये सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और फिर वहाँ से सरफेस से इनको कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इकोनॉमिकली इनसे बेनिफिट लिए जाते हैं। इनमें फूड मटेरियल जैसे मैं आपको पहले बता रहा था फैट है, और फैट की एक टाइप होती है क्राइसोलेमिनेरियम जो इनमें मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब स्पीशीज के आपको याद करने चाहिए। एग्जाम्पल इनकी पिनुलेरिया में आपको कह रहा था कि लोकोमोटरी आर्गन नहीं है, तो फिर ये मूव कैसे करेंगे? ये जनाब मूव करते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू। ग्लाइडिंग मूवमेंट में क्या करते हैं कि अब इनकी बॉडी जो है वो आपको पता है वो पेट्री डिश की तरह है, तो ये अपने जो प्रोटोप्लास्ट है उसको सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं, तो उसकी वजह से इनकी बॉडी अनबैलेंस होकर ग्लाइड करती रहती है और उस ग्लाइडिंग की वजह से ये पानी के अंदर मूव करते रहते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन जी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें होती है सिंपल डिवीजन के थ्रू। आप जरा इमेजिन करें कि वो दो हाफ हैं, दो पेट्री डिशेज हैं जिनकी जिनकी जिनसे मिलकर पिनुलेरिया बना हुआ है, तो सिंपली वो दोनों अलहदा होंगी और उन दोनों के साथ एक एक नई जो है वो पेट्री डिश आके अटैच हो जाएगी, तो दो ऑर्गेनिज्म नए बन जाएंगे। अब ये तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का इनके अंदर, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर ऑक्सोस्पोर के थ्रू। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझना ज़रूरी है, मैंने आपको पीछे कहा कि एक हाफ बड़ा होता है और एक हाफ छोटा होता है, तो अब जब अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बड़ा हाफ अलहदा हो गया और छोटा हाफ अलहदा हो गया, तो बड़े हाफ के अंदर तो छोटा हाफ आके अटैच हो जाएगा, लेकिन जो छोटा हाफ है वो जो दूसरा हाफ बनाएगा वो अपने से छोटा बनाएगा। यानी इनके अंदर ये प्रोसेस है कि एक जो इनकी जनरेशन है वो ग्रेजुअली छोटी होती जाती है और दूसरी दूसरी जनरेशन जो है वो सेम साइज की रहती है, क्योंकि उसमें हमेशा जो बड़ा हाफ है उसके साथ छोटा हाफ नया रीजनरेट हो जाता है। अब होता ये है कि 2, 10, 15, 20 जनरेशन के बाद इनकी एक जनरेशन का साइज 50% जो है वो उनका साइज बहुत छोटा हो जाता है। अब ये अपने साइज को रिस्टोर करने के लिए जो इनका एक्चुअल साइज होता है, ये फिर एक बार एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दोनों हाफ अपना अपना गैमीट बनाते हैं और वो गैमीट फ्यूज होकर जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट जो है वो जाइगोस्पोर बना देते हैं, सॉरी ऑक्सोस्पोर बना देते हैं। अब ये ऑक्सोस्पोर जो है इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये स्टैंडर्ड साइज के दो हाफ जनरेट करता है। स्टैंडर्ड साइज के दो हाफ, जिस साइज के हाफ इसने बनाने थे, जितना इसका स्टैंडर्ड साइज है, तो उन हाफ्स को जनरेट करके फिर जो है ये अपना जो ओरिजिनल साइज है वो रिस्टोर कर लेता है। इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है। अगला हमारे पास टॉपिक है जी फियोफाइटा का। सो ये पांचवा हमारे पास फाइलम है। आज के लिए मैंने 5 फाइलम किए थे, 2 फाइलम आज हमारे रह जाएंगे। फियोफाइटा को जी हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कैल्प्स इसका साइज 50-60 मीटर होता है। नॉर्मली इनका साइज 25 से 30 मीटर होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके अंदर जो पिगमेंट होता है एक बड़ा स्पेशल, दैट इज फ्यूकोजेंथीन। वो ब्राउन कलर का पिगमेंट है, इसीलिए हम इनको ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के लेक्चर की जो मैं आप करने लगा। फियोफाइटा जनाब आली वो पहली एल्गी है जिनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जिनके अंदर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। हमने 4 ग्रुप पढ़े हैं, आपने देखा होगा मैंने किसी भी एल्गी के अंदर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का जिक्र नहीं किया। कहीं भी हमने 2 जनरेशन स्टडी नहीं किया, हम एक ही जनरेशन पढ़ते आए हैं। सो फियोफाइटा इज द फर्स्ट एल्गी ग्रुप, एल्गल ग्रुप, जिसमें हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसमें हमें 2 जनरेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का। अच्छा, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूओस्पोर्स के थ्रू होती है। ये जो ज़ूओस्पोर है ये 2 तरह के होते हैं। कुछ ज़ूओस्पोर जो है वो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में बनते हैं और कुछ ज़ूओस्पोर जो है वो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में बनते हैं। अब यहाँ बात को समझिएगा कि स्पोरोफाइट पे जो स्पोरेंजिया बनता है उसको हम बोलते हैं यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, जो स्पोरोफाइट पे बनता है, और जो गैमेटोफाइट पे बनता है उसको हम कहते हैं प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। जो स्पोरोफाइट पे बना वो यूनिलोक्यूलर, और जो गैमेटोफाइट पे बना उसको प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया कहते हैं। जो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया है उसमें जो स्पोर बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और आपको पता है कि हैप्लॉइड स्पोर से हमेशा गैमेटोफाइट बनती है। और जो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया है उस जो गैमेटोफाइट पे मौजूद होता है उससे बनते हैं डिप्लॉइड स्पोर्स, और डिप्लॉइड स्पोर से आपको पता है हमेशा
स्पोरोफाइट बनती है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। अब गेमेटोफाइट पे जो स्पोर बनेंगे उनसे स्पोरोफाइट बनेंगी, स्पोरोफाइट फाइट पे जो स्पोर बनेंगे उनसे गेमेटोफाइट बनेंगी। लेकिन ये हैप्लाइड और डिप्लाइड दोनों स्पोर जो है इनको हम कहते हैं ज़ूओस्पोर ही हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनमें मौजूद होती है। और फियोफाइटा की जो एग्जांपल है हमारे पास दैट इज एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस इसकी एग्जांपल है। एक्टोकार्पस की डिटेल मैंने इंक्लूड नहीं की, वो मैंने ज़रूरी नहीं समझी। सो आज के लिए हमारे जो 5 फाइलम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए हैं। एलजी के 2 फाइलम रह गए हैं, ये इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि हम कल करेंगे और साथ ही कल हम माइकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही मेरा आज का इम्तिहान ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, अभी हमारे पास 10 से 12 मिनट हैं जी। आप अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं और मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ये चैट पे, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे। सवाल को एक एक पूछ लिया करें आप लोग, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग हैं, मौजूद हैं, मुझे सुन रहे हैं। अभी जब आप लोगों से कोई सवाल नहीं पूछता तो फिर मैं कहता हूँ कि शायद ये सारे सो गए थे। अच्छा जी, फियोफाइटा इज द लार्जेस्ट एलजी ग्रुप। पेपर ए में जो मैंने चीजें पढ़ी थी ना, पेपर ए में इनके नंबर नहीं लिखे हुए थे। तो साइज के हिसाब से ये सबसे बड़े हैं, नंबर के हिसाब से हम नहीं कह सकते कि सबसे बड़े कौन से हैं। उसके लिए देखना पड़ेगा हमें जी कि कौन से हैं सबसे बड़े। तो वो फिर अभी जो है वो मुझे क्लियर नहीं है। अच्छा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये है कि एक जनरेशन के साथ दूसरी जनरेशन अल्टरनेट करती है। जैसे कि प्लांट्स के केस में होता है कि हमारे पास 2 जनरेशन होती हैं, एक स्पोरोफाइट जनरेशन और एक गैमेटोफाइट जनरेशन। तो गैमेटोफाइट जनरेशन को रिप्लेस करती है स्पोरोफाइट जनरेशन। वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, उन स्पोर से फिर गैमीटोफाइट बनती है। फिर गैमीटोफाइट जो है वो गैमीट्स बनाती है। गैमीट्स से फिर दोबारा जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है। सो प्लांट्स में तो सारे प्लांट्स में यही होता है, हर प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। लेकिन अलजी में 4 फाइलम हमने पढ़े, उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं थी। फियोफाइटा वाज द फर्स्ट ग्रुप जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देखा गया। यानी यहाँ पर 2 तरह के स्पोर बन रहे हैं। कुछ स्पोर जो है वो गैमेटोफाइट बना रहे हैं, कुछ स्पोर जो है वो स्पोरोफाइट बना रहे हैं। 2 तरह की यहाँ पर जो है वो जनरेशन ऑब्जर्व की गई। एक जनरेशन जो थी वो डिप्लॉयड थी जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, और दूसरी जनरेशन जो थी वो हैप्लॉयड थी जिसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं जी। इसके अलावा अच्छा, ऑक्सोस्पोर जो है उसका बुनियादी तौर पे मकसद ये होता है कि वो डायटम का या पिनुलेरिया का जो साइज है वो रिस्टोर कर दे। होता ये है कि जब डिवीजन होती रहती है ना, तो मैंने आपको बताया कि ये 2 हाफ हैं, एक हाफ बड़ा है एक हाफ छोटा है। तो दोनों हाफ जब अलग अलग होते हैं और ए सेक्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जो उनके लिए नया हाफ बनता है वो उन दोनों से ही छोटा होता है। सो अब हुआ ये कि जो बड़ा हाफ था उसके लिए तो छोटा हाफ बना, तो उसका तो साइज वही रहा जो पहले था। लेकिन जो दूसरा हाफ था, जो छोटा हाफ था, उसके लिए जो हाफ बना है वो उससे भी छोटा है। तो इस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन उसका जो साइज है एक जनरेशन का वो कम होता जाता है डायटम में। अब उस साइज को रिस्टोर करने के लिए ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या होता है कि वो जो छोटे साइज वाला डायटम है उसके दोनों हाफ अलहदा हुए, हर हाफ में अपना जो प्रोटोप्लाज्म है उसको कन्वर्ट किया गैमेट में, पूरे प्रोटोप्लाज्म। और जो बाहर वाले हाफ थे, यानी जो वो जो बाहर वाली कवरिंग थी, वो हो गई डिसइंटीग्रेट। अब हमारे पास रह गए दो, सिर्फ और सिर्फ 2 गैमीट।
उन गैमीट्स के गिर्द एक लूज सी शीट बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाती है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर वो दोनों, वो जो गैमीट हैं दोनों आपस में फ्यूज होके जाइगोट बना लेते हैं। अब जाइगोट बन गया और जाइगोट के बाद एक लूज, बाहर एक लूज सी शीट बन गई। वो जाइगोट डेवलप करता है, कन्वर्ट होता है और एक स्टैंडर्ड साइज का, एक रिस्टोर्ड साइज का पिनुलेरिया बनाता है, जिसका साइज उतना होता है जितना कि साइज उसको चाहिए होता है। यानी जाइगोट के बनने तक एक, पहले तो जो दोनों हाफ हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जाइगोट बनने के बाद वो दोबारा जो है बनते हैं स्टैंडर्ड साइज के। कैल्प्स जो है वो सबसे बड़े ब्राउन एल्गी हैं और इनका साइज 60 से 70 मीटर तक हो सकता है। यानी आप ऐसे समझ लो, ये 60-70 मीटर का एक प्लांट ही है, और इसको चाइना में खाया भी जाता है। और जी इसके अलावा का सवाल है तो ये फाइल और जो ये रिकॉर्डिंग्स हैं ये मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। मीनवाइल अगर किसी की कोई चीज़ रह गई है तो वो दोबारा सुन लें, और बाकी जो है वो फिर हम इंशाल्लाह कल चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी अगर किसी और को कोई सवाल नहीं है तो मुझे बता दें, ताकि फिर मैं साइन ऑफ कर जाऊँ। चलें ठीक है, आई थिंक और कोई सवाल नहीं। आप लोगों को बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए।